हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान गंगा। आई एम कविता कुमावत। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हमने जो है एनसीईआरटी की हमारी श्रृंखला स्टार्ट की थी, जो कि जनरल साइंस को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके हमने जो है 13 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा ये 14 नंबर का लेक्चर है, जिसका नाम है जल। तो आइए अब हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि किसी कारणवश आपके परिवार को एक सप्ताह तक प्रतिदिन 1 बाल्टी पानी ही मिलता हो। कल्पना कीजिए तब क्या होगा। तो कल्पना कीजिए कि क्या होगा जब आपके परिवार को प्रतिदिन एक जो बाल्टी है जल वो ही मिले। क्या आप खाना पकाना, जो कपड़े धोना है, बर्तन साफ करना और स्नान करने जैसे कार्य कर पाएंगे? इसके अतिरिक्त अन्य कौन से क्रियाकलाप हैं जिन्हें आप नहीं कर पाएंगे? यदि काफ़ी लंबे समय तक हमें आसानी से जल प्राप्त नहीं होता है तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स, पीने के अतिरिक्त ऐसे बहुत से क्रियाकलाप हैं जिनके लिए हम जो है जल का उपयोग करते हैं। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक दिन में जल की लगभग कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं? तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग एक दिन में हम कितने जल जो है उसका उपयोग करते हैं? हम कितने जल का उपयोग करते हैं? तो इसको हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं। प्रतिदिन जो उन सभी क्रियाकलापों की सूची बनाई जिससे में आप जल का उपयोग करते हैं, जो कि सारणी 14.1 में कुछ क्रियाकलापों की सूची दी गई है। इसी प्रकार की सारणी आप जो है अपनी नोटबुक में बनाइए। अब पूरे दिन में आप तथा आपके परिवार के सदस्यों के द्वारा जो प्रत्येक क्रियाकलाप में प्रयुक्त जल की मात्रा है उसका माप कीजिए। आप मापन के लिए मग, गिलास, बाल्टी या किसी अन्य बर्तन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ में जो है एक सारणी दी गई है 14.1, जिसमें है किसी परिवार द्वारा एक दिन में उपयोग होने वाले जल की मात्रा का अनुमान। एक परिवार है, उसके द्वारा प्रतिदिन जो जल है उसका उपयोग होने का हमें एक अनुमान लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ में क्या दिया गया है? पीने में तो यहाँ हम लिखेंगे कि पीने में कितना जो पानी हमने उपयोग में लिया है। और ब्रश करने में तो यहाँ नोट करेंगे कि ब्रश करने में हमने कितना 1 गिलास या 2 गिलास पानी काम में लिया है। नहाने में हमने क्या लिया है, कितनी बाल्टी पानी काम में लिया है। बर्तन साफ़ करने में कितना पानी काम में लिया है। इसी प्रकार कपड़े धोने में हमने जो है कितने जो जल है उसकी मात्रा का उपयोग किया है। इसी प्रकार शौचालय में और फर्श साफ करने में और अन्य जो घरेलू कार्य हैं उनको करने में हमने कितने जल का उपयोग किया है। और यहाँ पर हम जो है इनका टोटल निकाल लेंगे कि हमने जो है मतलब हमने या हमारे परिवार ने एक दिन में उपयोग हुए जल की कुल मात्रा कितनी है। अब आप यह जान गए होंगे कि प्रतिदिन आपके परिवार में लगभग कितने जल का उपयोग हो रहा है। तो हम अनुमान इससे लगा सकते हैं कि लगभग हमने जो हमारे परिवार ने है कितने जल का उपयोग लिया है। इस प्रकार जो इस जानकारी का उपयोग करके यह गणना कीजिए कि आपके परिवार को एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होगी। अब जल की इस मात्रा को आपके परिवार के जो सदस्यों की संख्या से विभाजित कीजिए। यह आपके परिवार के एक सदस्य की एक वर्ष की जो जल की आवश्यकता है उसका ज्ञान कराएगी। पता लगाइए कि आपके जो गांव या शहर में कितने लोग रहते हैं। अब आपको यह बोध हो गया होगा कि आपके शहर अथवा गाँव के लिए एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होगी। आपने जो है ऐसे बहुत से क्रियाकलापों की सूची बनाई है जिसमें आप जल का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप सोचते हैं कि हमारी जो जल की आवश्यकता है इसी प्रकार के क्रियाकलापों तक ही सीमित है? हम गेहूँ, चावल, दालें, सब्जियां तथा अन्य बहुत सी खाने की वस्तुओं का प्रतिदिन उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि कुछ रेशे जिनका उपयोग हम कपड़ा बनाने में करते हैं पौधे से ही प्राप्त करते हैं। क्या उन्हें उगाने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती? क्या आप जल के कुछ और उपयोग सोच सकते हैं? हमारे उपयोगों की लगभग सभी जो वस्तुएं हैं वो उनके उत्पादन के लिए जल का उपयोग किया जाता है। इसलिए जल का उपयोग केवल दैनिक कार्यों के लिए ही नहीं वरन बहुत सी जो वस्तुएं हैं उनके उत्पादन के लिए भी होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जल हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, उपयोग के लिए आप जो जल है कहाँ से प्राप्त करते हैं? आप में से कुछ कहेंगे कि नदियों से, झरनों से, तालाबों से और कुओं अथवा हैंडपंपों से जल प्राप्त करते हैं।
कुछ अन्य यह कह सकते हैं कि हम जो है जल को टोंटियों से प्राप्त करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि टोंटियों में ये जल है वो कहाँ से आता है? टोंटियों के द्वारा जो जल हम प्राप्त करते हैं वह जल भी किसी झील, नदी या किसी कुएं से प्राप्त किया जाता है। इसकी आपूर्ति फिर पाइपों का जो नेटवर्क है उसके माध्यम से की जाती है, हमारे घरों तक पहुँचाया जाता है। तो हमने जो है हम में से जो प्रत्येक को अपने घरों में जल प्राप्त करने के ढंग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अतः हम सबके जो जल के एक से ही स्रोत है, जैसे कि तालाब, झील तथा नदी या कुएं। हमने अपनी चर्चा में कुछ जल स्रोतों का उल्लेख किया है। इन तालाबों, नदियों, झीलों तथा कुओं को भरने के लिए जल कहाँ से आते हैं? अब सोचते हैं हमें जो जल प्राप्त हुआ वो हमें किससे प्राप्त हुआ? वो प्राप्त हुआ हमें तालाब, नदियों, झीलों और कुओं से। अब सोचो कि जो कुएं, तालाब, नदियाँ और झीलें हैं उनको भरने के लिए जल है वो कहाँ से आता है? क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है? इस जल का अधिकांश भाग जो है समुद्रों और महासागरों में है। समुद्र और महासागरों के जो जल में बहुत से लवण घुले होते हैं, जिसके कारण जो ये जल है समुद्रों और महासागरों का ये जल खारा होता है। इसलिए ये पीने के लिए अनुपयुक्त तथा अन्य घरेलू, कृषि तथा उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो ये जल है वो उचित नहीं होता है। कदाचित आपने कोलरिज द्वारा 1798 में लिखी हुई कविता राइम ऑफ द एनशिएंट मेरीनर की ये पंक्तियाँ सुनी होगी कि हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। यहाँ कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की क्रूर गाथा का उल्लेख किया है। फिर भी जो महासागर है हमारे उपयोग के लिए, जल आपूर्ति के लिए आवश्यक भूमिका निभाते हैं। क्या आपको यह आश्चर्यजनक लगता है? आखिरकार जो जल हम उपयोग करते हैं वह खारा क्यों नहीं होता? हम में से बहुत से लोग महासागरों से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं। इन स्थानों पर जल की आपूर्ति भी महासागरों पर ही निर्भर करती है। महासागरों का जल उन तालाबों, झीलों, नदियों तथा कुओं तक कैसे पहुंचाया जाता है जो कि हमें जल की आपूर्ति कराते हैं? ऐसा क्यों है कि इन स्रोतों का जल किसी भी प्रकार से खारा नहीं होता? इसे समझने के लिए हमें क्या करना होगा? इसे समझने के लिए हमें जल चक्र के विषय में जानना आवश्यक है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम जल चक्र के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है जल के विलुप्त होने की युक्ति, कि जो जल है वो किस प्रकार विलुप्त होता है। आपने कितनी बार ये देखा है कि फर्श पर फैला जल कुछ समय बाद सूख जाता है? हमने देखा है नहीं, कभी कभी जो हमारा फर्श है वो गीला पड़ा है, जहाँ पर बहुत सारा पानी है, कुछ टाइम के बाद वो सूख जाता है। ये जल विलुप्त होता प्रतीत होता है। इसी प्रकार गीले कपड़े के सूखते समय भी जल विलुप्त हो जाता है। वर्षा के पश्चात जो गीली सड़कें, छतें तथा अन्य स्थानों से भी जल विलुप्त हो जाता है। तो ये जो विलुप्त हुआ जल है वो जाता कहाँ पर है? क्या आपको अध्याय जो 5 का क्रियाकलाप 6 याद है, जिसमें हमने उस जल को गर्म किया था जिससे नमक घुला हुआ था? हमने क्या पाया था? हमने पाया था कि जल वाष्पित हो गया था तथा नमक शेष रह गया था। इस क्रियाकलाप में हमने यह बोध होता है कि गर्म करने पर जल जो है वो जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और इस क्रियाकलाप में हमने ये भी अनुभव किया था कि जो जल है वही जल वाष्प है अपने साथ लवणों का वहन नहीं करता है। जो जल वाष्प है वो अपने साथ लवणों का वहन नहीं करता है। इसी प्रकार बनी जल वाष्प वायु का एक भाग बन जाती है, जिसे प्राय देखा नहीं जा सकता। हमने यह भी पाया था कि जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे जो है गर्म करना अनिवार्य है। तथापि हमने यह भी देखा कि खेतों, सड़कों, छतों तथा अन्य जमीनी क्षेत्रों में भी जल वाष्प में परिवर्तित होता है। अध्याय 5 में हमने ये उल्लेख किया कि महासागरों का खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, वाष्पन के परिणाम स्वरूप नमक के जो ढेर है उनके रूप में एकत्रित हो जाता है और जो जल है वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है। वाष्पन के लिए आवश्यक यह उष्मा जल को कहाँ से प्राप्त होती है? आइए इसका पता लगाएं। तो आइए अब हम इसको है एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, एक जैसी प्लेट लीजिए। एक प्लेट को सूर्य के प्रकाश यानी धूप में तथा दूसरी वाली जो प्लेट है उसको छाया वाले स्थान पर रखिएगा।
अब इन दोनों प्लेटों को बराबर मात्रा में जो है जल भरिएगा। जल को मापने के लिए आप किसी बोतल के ढक्कन का उपयोग ही कर सकते हैं। ध्यान रखिए जल इधर उधर न छलके। प्रत्येक 15 मिनट के पश्चात दोनों प्लेटों का परीक्षण कीजिए। क्या जल विलुप्त होता प्रतीत होता है? किस प्लेट का जल है वो पहले विलुप्त होता है? जल के वाष्पन के लिए इस ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हमने जो 2 प्लेट रखी थी उसमें से जो धूप में आप जानते हो जो धूप में रखी थी उस प्लेट का जो पानी है वो पहले विलुप्त होगा, क्योंकि वो उसको वाष्प ज़्यादा मिलेगी। तो दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों तथा तालाबों से भरे जल पर पड़ती है। खेतों तथा अन्य भूमि क्षेत्र भी सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं। इसके फलस्वरूप इन सभी पर जल निरंतर वाष्पन जो है वाष्प में परिवर्तित होता रहता है, तथापि जल के में घुले जो लवण हैं वो शेष रह जाते हैं। तो क्रियाकलाप 2 में हमने यह देखा कि छाया वाले स्थान पर रखी हुई प्लेट से भी जल विलुप्त होता है, एक भी इसमें अधिक समय लगता है। क्या सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा यहाँ भी पहुँच जाती है? हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु भी गर्म हो जाती है। गर्म वायु छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। इस प्रकार जल को सभी खुले पृष्ठों से वाष्पन की क्रिया होती है। तो फ्रेंड्स, इसके फलस्वरूप वायु में जल वाष्प निरंतर मिलती जाती है, तथापि जल का वाष्पन एक धीमी प्रक्रिया है। यही कारण है कि जल से भरी किसी बाल्टी से जल की इस क्षति को हम बहुत कम देख पाते हैं। सूर्य के प्रकाश में वाष्पन तेजी से होता है। जल को किसी बर्नर पर गर्म करने पर वाष्पन जो है अधिक तेजी से होता है। क्या जल वाष्प को वायु में अतिरिक्त होने का अन्य कोई प्रक्रम भी है? अब देखते हैं पौधों के द्वारा जल की क्षति किस प्रकार होती है। हमने अध्याय 7 में पढ़ा है कि सभी पौधों को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधे इस जल की कुछ मात्रा का उपयोग अपने भोजन बनाने में करते हैं तथा कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। पौधे इस जल का शेष भाग जो है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम के द्वारा जल वाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। क्या आपको जो अध्याय 7 का वह क्रियाकलाप 4 याद है, जिसमें आपने जो पत्तियों द्वारा जल वाष्प से वाष्पोत्सर्जन का प्रेक्षण किया था? वायु में जल वाष्प तथा संघनन के प्रक्रमों के द्वारा प्रवेश करता है। क्या यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? नहीं, यह हमें पुनः प्राप्त होता है, जैसा कि हम देखेंगे।